हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे फॉल्ट एनालिसिस को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और इस लेक्चर के एंड तक लगभग 75 to 80% जो कवरेज रहता है फॉल्ट एनालिसिस का वो कवर हो जाएगा। ठीक, फॉल्ट एनालिसिस का मेजर पोर्शन 70-80% हम लोग आज कवर कर लेंगे। तो एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं फॉल्ट एनालिसिस में। तो हमने स्टार्ट किया था जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे, डाले थे, तो हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट से स्टार्टिंग की थी कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में क्यों ब्रेक किया जाता है। वो फेज़ करंट, फेज़ वोल्टेज, उसको सिमेट्रिकल 3 अलग अलग कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद हमने स्विच किया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स पे। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट देखा, सिमेट्रिकल फॉल्ट देखा, अलग अलग सीक्वेंस डायग्राम देखे, क्योंकि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स तो हम लोग पहले स्टडी कर चुके थे पहले दो लेक्चर्स में फॉल्ट एनालिसिस के हम लोगों ने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स देख लिए थे। लेकिन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का डायग्राम कैसे बनता है, पॉजिटिव का डायग्राम कैसे बनता है, अलग अलग मशीन्स के लिए, ऐसे अल्टरनेटर है, ट्रांसमिशन लाइन है, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिकल फॉल्ट्स देखे थे और ट्रांसमिशन लाइन का जो सीक्वेंस डायग्राम होता है वो क्या होता है और सीक्वेंस कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस XS माइनस XM, नेगेटिव भी यही होता है, और ज़ीरो होता है XS प्लस 2XM। ठीक, तो वो सब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग सीक्वेंस डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, तो आज जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद लगभग 80% 75% हम लोग फॉल्ट एनालिसिस के कंप्लीशन की ओर चले जाएंगे। तो इसको देखते हैं। तो कुछ खास है नहीं वैसा, लेकिन फिर भी अटेंशन आप लोग बना के रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मशीन से हम लोग ट्रांसफार्मर से हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए कि ये अपना स्टार साइड है, ये डेल्टा साइड है, ये ट्रांसफार्मर है। मान लो अल्टरनेटर यहाँ कहीं लगा था, ट्रांसमिशन हुआ, तो ट्रांसमिशन के लिए हम स्टेप अप कर रहे हैं वोल्टेज, ठीक, या ट्रांसमिशन होने के बाद स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज। तो ये स्टार साइड है, ये डेल्टा साइड है। अब अगर देखा जाए कि यहाँ पे पॉजिटिव सीक्वेंस, मान लो इधर कहीं फॉल्ट हो रहा है, LG फॉल्ट हो रहा है या अनसिमेट्रिकल कोई फॉल्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी? उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंसेस की। तो अल्टरनेटर का हम ज़ीरो सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का कैसे निकालते हैं। तो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए यहाँ पे मान लो IA1 फ्लो हो रही है, IA1, ये IA2, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, IA2, ये सॉरी IA1, IB1 और IC1। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, IA1, IB1, IC1। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा तो ये करंट जो है और ये करंट 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड है। ऐसे यहाँ पे भी ये करंट और ये करंट 120 डिग्री 120 डिग्रीज डिस्प्लेस्ड है इलेक्ट्रिकली। तो इसका जो नेट सम होगा वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। ठीक, नेट सम कितना होगा? ज़ीरो होगा। इस करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स बनेगा और उस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे EMF आएगा, EMF के बाद करंट फ्लो होगी। ठीक, इतना हम सब लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका सिंपल से इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने के बाद फ्लक्स बन रहा है, फ्लक्स कोर में जा रहा है और कोर के बाद यहाँ पे EMF आ रहा है, EMF के बाद करंट आगे चली आ रही है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस देखते हैं कि इसका कुछ नहीं है, सिंपल पॉजिटिव सीक्वेंस यहीं पे लिख देते नीचे। तो पॉजिटिव सीक्वेंस का जो रिएक्टेंस डायग्राम हुआ वो कैसा हुआ? सिंपल, एक फेज़ में हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये हो गया X1। ठीक, यहाँ से करंट आई,
वो यहाँ पे फ्लो हुई, यहाँ पे कोर था, फ्लक्स बना, फिर आगे सेकेंडरी साइड में चली गई। ये हो गया पॉजिटिव सीक्वेंस। ऐसे नेगेटिव सीक्वेंस के लिए भी सेम होगा कि A2, ये B2, ये C2, A2 B2 C2, कोई चेंज नहीं, बस अंतर कहाँ आएगा कि ये वाला क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा अब, और ये वाला हो जाएगा C2। बस इलेक्ट्रिकली वो 20 डिग्री 120 डिग्री आगे था, तो अब ये C वाला 120 डिग्री आगे हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट C2। बस इतना चेंज आया, लेकिन उससे कोई रिएक्टेंस पे असर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक। तो नेगेटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी सेम X2, ठीक। लगभग दोनों बराबर ही होंगे, ठीक, बराबर ही होंगे, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ड्यू टू हार्मोनी, क्योंकि प्राइमरी जो फर्स्ट पॉजिटिव सीक्वेंस होता है वो मेन फंडामेंटल की वजह से होता है, जो नेगेटिव सीक्वेंस होता है वो नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स जो फ्लो होती है उसकी वजह से होता है, और जीरो सीक्वेंस अभी हम लोग देखेंगे। तो जीरो सीक्वेंस देखते हैं जरा। जीरो सीक्वेंस, अब ये बताओ कि यहाँ पे ज़ीरो सीक्वेंस फ्लो होगी कि नहीं होगी। ज़ीरो सीक्वेंस का मतलब सिंपल डीसी की तरह, उसको डीसी नहीं है, डीसी तो नहीं है, ये तो कंफर्म है, लेकिन डीसी की जैसा है, जैसे कि अगर ऐड होगा तो ये वाला करंट, ये वाला करंट, ये वाला करंट तीनों ऐड हो जाएगा, और अगर सिमेट्रिकल है मतलब पॉजिटिव या निगेटिव है तो ऐड होके वो रिजल्टेंट ज़ीरो बन जाता है। तो यहाँ पे मान लो AC करंट फ्लो हो रही है IA 0, यहाँ पे फ्लो हो रही है IB 0, यहाँ पे फ्लो हो रही है IC 0, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे भी फ्लो हो रही है, यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, IA 0, IC 0 और IB 0, IB 0, ठीक। तो ये करंट क्या फ्लो हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। पहली चीज़, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ये करंट यहाँ गई, ये करंट यहाँ गई, ये करंट यहाँ गई, तीनों का जो समेशन होगा वो न्यूट्रल, और अगर ग्राउंड के बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये करंट जाएगी कहाँ, नहीं फ्लो हो सकती। तो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कभी भी फ्लो नहीं होगा अगर ग्राउंड नहीं इन्वॉल्व है तो, ठीक। तो पहली चीज़, अगर स्टार साइड में देखते हैं तो स्टार साइड में ये करंट फ्लो ही नहीं होगी अगर ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम बता देते हैं ओपन सर्किट, ठीक। इसको हमने क्या बोल दिया, ओपन सर्किट। अगर ग्राउंड से कनेक्शन नहीं है न्यूट्रल का तो ये करंट ज़ीरो सीक्वेंस फ्लो नहीं हो सकती, न्यूट्रल से ग्राउंड का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी साइड में आते हैं, सेकेंडरी साइड में आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक केस बनेगा, ज़ीरो सीक्वेंस तो फ्लो होगी। जैसे यहाँ पे मान लो 2 एम्पियर RMS करंट फ्लो हो रही है, ठीक, 2 एम्पियर ये फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर ये फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर ये फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे फ्लो हो जाएगी क्योंकि एक पाथ मिल गया उसको फ्लो होने के लिए। यहाँ पे कोई पाथ ही नहीं था, ठीक, यहाँ पे कोई पाथ नहीं था अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं था तो, लेकिन यहाँ पे पाथ है, 2 एम्पियर यहाँ गई, वही 2 एम्पियर यहाँ गई, वही 2 एम्पियर यहाँ चली गई। लेकिन इसमें क्या होगा कि लाइन में कोई करंट नहीं जाएगी, लाइन में कोई भी करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ के बाद सारी करंट मतलब आपस में ही अंदर ही करंट सर्कुलेट हो रही है, वो लाइन में नहीं जा रही है, ठीक। तो ये ओपन सर्किट था, ओपन सर्किट के बाद रिएक्टेंस बना देते हैं, ओपन सर्किट के बाद बना देते हैं रिएक्टेंस। मान लो कि कोर का रिएक्टेंस होगा, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस होगा, इसको बोल देते हैं X0, ठीक। और ये वाली करंट जो है ये आपस में ही फ्लो होगी न्यूट्रल तक, मतलब न्यूट्रल तो है नहीं उसमें, लेकिन इसके आगे लाइन में नहीं जाएगी, मतलब ये सर्किट जो है वो यहीं पे एलिमिनेट हो गया, ठीक। ये सर्किट जो है कि आगे लाइन, यहाँ पे करंट आई, फ्लक्स बना, अगर ये पहले तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं होगी अगर न्यूट्रल से ग्राउंड का कनेक्शन नहीं है तो,
लेकिन डायग्राम में बता देते हैं कि ये इसका रिएक्टेंस हो गया और ये हो गया डायरेक्ट ग्राउंड, आगे कोई भी कनेक्शन बना ही नहीं। दूसरा केस देखते हैं कि अगर ये सॉलिडली ग्राउंडेड है, अभी क्या है, सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो ये डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, ये X0 हो जाएगा ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, और ये वैसे ही डेल्टा की तरह आगे कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक, कोई भी जीरो सीक्वेंस करंट आगे फ्लो होगी ही नहीं। अब तीसरा केस देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस या कुछ भी इम्पिडेंस लगा हुआ हो। ठीक, तो ये 3 × XN हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 × XN। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको एक समराइज़ करना चाहूँ, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस तो आराम से सब करंट फ्लो हो रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जीरो सीक्वेंस फ्लो तब होगी जब न्यूट्रल से ग्राउंड का कनेक्शन होगा। यहाँ पे जीरो सीक्वेंस फ्लो होगी ही नहीं लाइन में, वो केवल फेजेस के अंदर ही रह जाएगी। ठीक, तो जीरो सीक्वेंस में हमने देखा कि अलग अलग केसेस क्या रहेंगे। अब लास्ट में इसका एक समरी देख लेते हैं कि अलग अगर कैसा कनेक्शन हो तो कैसा जीरो सीक्वेंस बनेगा। तो जीरो सीक्वेंस, ठीक, यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ये ट्रांसफार्मर है। ठीक, इस ट्रांसफार्मर को ऐसे मैंने नेम दे दिया, और ये वाला स्टार साइड है, ये डेल्टा साइड है। तो इसका कैसे बनेगा, बीच में तो रिएक्टेंस रहेगा X0, ये स्टार साइड है लेकिन ओपन सर्किट, सॉरी मतलब न्यूट्रल से कोई कनेक्शन ग्राउंड का नहीं है, तो ये ओपन सर्किट, ये डेल्टा है, तो ये ऐसे बन गया। ठीक, दोनों मान लो स्टार हैं और दोनों सॉलिडली ग्राउंडेड हैं। ठीक, तो कैसा बनेगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे X0 और यहाँ पे फिर से शॉर्ट सर्किट, या यहाँ पे अगर रिएक्टेंस रहेगा तो वो हो जाएगा। फिर लास्ट केस एक देख लेते हैं, आइडिया तो लग ही गया होगा कि अब कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पे इस बार डेल्टा रख देते हैं, डेल्टा, यहाँ पे स्टार और ये रिएक्टेंस। ठीक, तो ये बन जाएगा डेल्टा, मतलब सीधे नीचे, ये ओपन। ठीक, यहाँ से लाइन आ रही थी लेकिन अब लाइन से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बिल्कुल हट गया, ये X0 और ये क्या हो गया, ये 3 टाइम्स XN, और ये आगे लाइन कंटिन्यू हो गई। ठीक, तो ये चीज़ हमको ध्यान देना है कि डेल्टा जिस साइड रहेगा उसको डेल्टा वाला काम कर देना है, उसको नीचे आगे कोई लाइन में करंट नहीं जाएगी। स्टार है तो देखना है वो ऐसे नीचे डायरेक्ट कनेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन देखना है कि वो ओपन सर्किट होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा कि वो 3 टाइम्स XN होगा। ठीक, तो बस इतना ही सा था, कुछ खास था नहीं इसमें। कॉन्सेप्ट बस वही था कि 3 फेज मतलब जीरो सीक्वेंस करंट कैसे फ्लो होती है स्टार और डेल्टा में। अगर स्टार और डेल्टा में पता है तो ये सब तो बस उसका एक बाई प्रोडक्ट है कि वो कैसे आ जा रहा है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा डेडिकेटेडली अपना थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है पढ़ाई करते रहिए, और इनर्शिया थोड़ा आ ही जाता है कि जब भी कोई ब्रेक होता है, इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट केवल बॉडीज़ पे, केवल गाड़ी मोटर या उस पर नहीं लगता है, वो हर जगह ह्यूमन बीइंग्स पे भी लगता है कि इनर्शिया अगर आ गया है तो उसको आपको एक फोर्स लगा के इनर्शिया को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि एक कौन सा इम्पल्सिव फोर्स दे के आप उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक।
ठीक। तो ये 2002 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2002 2 मार्क्स, ठीक। तो इसमें बोला है अ जनरेटर इज कनेक्टेड टू ट्रांसफार्मर फीड्स अनदर ट्रांसफार्मर थ्रू अ शॉर्ट फीडर, द जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट सिस्टम ऑन अ कॉमन बेस एंड इंडिकेटेड फिगर। आप लोगों के पास अगर प्रीवियस ईयर है तो आप लोग 2002 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए। और थेवेनिन इक्विवेलेंट जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस एट पॉइंट बी, तो x0 इज इक्वल टू 0.03। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये साइड डेल्टा है, ये साइड स्टार है और ये सॉलिडली ग्राउंडेड है। ये x0.1 ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका ज़ीरो सीक्वेंस गिवन है 0.05। फिर उसके बाद एक और ट्रांसफार्मर है, इसका ये वाला साइड स्टार साइड है और सॉलिडली ग्राउंडेड है, और इसका ये साइड स्टार साइड है और एक रेजिस्टेंस से ग्राउंडिंग है, ठीक। ये रेजिस्टेंस है 0.25 और ये पॉइंट है बी, इसका है 0.07 x0, ठीक। और ये वाला जो अल्टरनेटर है ये ग्राउंडेड है रेजिस्टेंस से 0.25, ठीक। ये डायग्राम अपने को गिवन है और इसका पूछा क्या है कि पॉइंट बी पॉइंट पे थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन इम्पिडेंस, ठीक, थेवेनिन इम्पिडेंस ZTH इन पर यूनिट, ठीक। ये क्वेश्चन अपने को गिवन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले तो हमको सारे एलिमेंट्स गिवन है, ये ट्रांसफार्मर, ये अल्टरनेटर, ये ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसफार्मर, ठीक। हमको सभी का आता है कि कैसे रेजिस्टेंस रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे केवल जीरो सीक्वेंस का पूछा हुआ है, ठीक। सारे जो रिएक्टेंसेस गिवन है वो जीरो सीक्वेंस में है। तो बी पॉइंट पे इक्विवेलेंट इम्पिडेंस कितना होगा या थेवेनिन इम्पिडेंस कितना होगा, तो देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करना है। सभी कंपोनेंट्स हमको ड्रॉ करने आते ही हैं। तो इसका पहले देख लेते हैं। तो इसका x है 0. अल्टरनेटर का 0.03 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स कितना 0.25, ठीक। 3 टाइम्स 0.25। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि ये रिएक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे J लगाओ और यहाँ पे कुछ मत लगाओ, ठीक। ये यहाँ गया। अब हमको देखना है इसका, तो पहली चीज़ तो हमको बीच में लगा देना है रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर का, ये है 0.01 और ये है डेल्टा साइड, इसलिए ये डायरेक्ट ग्राउंड, ठीक। ये है और वो वाला साइड किससे कनेक्टेड है, न्यूट्रल और ग्राउंड से सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ठीक। अब आया ट्रांसमिशन लाइन, तो x कितना हो गया 0.05। फिर आया ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का ये वाला साइड कौन सा है, स्टार साइड है और सॉलिडली ग्राउंडेड है, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। फिर आया 0.07, फिर वो है रेजिस्टेंस से ग्राउंडिंग, लेकिन 3 टाइम्स रेजिस्टेंस होगा, ठीक। तो 3 × 0.25
और ये पॉइंट हो जाएगा B। तो यहाँ पे कहीं ग्राउंड होगा, तो यहाँ से हमको ZTH निकालना है। ठीक है, सिंपल नेटवर्क। तो रिएक्टेंस कितना हो गया टोटल? 0.1, 0.05, कितना हो गया? 0.15, फिर 0.07, तो 0.22, तो ये हो गया J 0.22, और ये कितना हो गया? 0.75। रेजिस्टेंस हो गया 0.75 और ये हो गया 0.22 रिएक्टेंस हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, सिंपल था, कुछ इसमें है नहीं। और इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग देखिए अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर बुक हो तो। तो एक क्वेश्चन है 2010 2010 2010 2 मार्क्स। ठीक, इसको ट्राई करिए। 2014 1 मार्क्स सेट 1। ठीक, इसको ट्राई करिए। और 1998 पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पुराने क्वेश्चन भी लेस इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी कभी ना कभी पूछा जाएगा। ऐसे अभी इस साल का क्वेश्चन था जो बहुत पुराना पहले पूछा आता था, लोडेड कंडीशन पे फॉल्ट। ठीक, वो बहुत पहले पूछा आता है, लेकिन इस साल 2020 में उसको पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि पुराने क्वेश्चन को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। ये 3 क्वेश्चन तीनों आसान है, इसी कॉन्सेप्ट में है, सब आसानी से लग जाएंगे। ठीक, 2010, 2014 और 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। टू 2011 2 मार्क्स। 2011 2 मार्क्स। ठीक, तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन दी हुई है, ये डायग्राम गिवन है। अल्टरनेटर पॉइंट ग्रिड 1। ठीक, ये ग्रिड 1 है, ये ट्रांसमिशन लाइन 1 है 10 किलोमीटर की। यहाँ पे ग्रिड 2 है, ग्रिड 3, फिर ट्रांसमिशन लाइन L2 है 10 किलोमीटर की, और एक ग्रिड 2, और यहाँ पे एक और जनरेटर या अल्टरनेटर लगा हुआ है G2 और ये G1। ठीक, G1 का बेस दिया हुआ है 250 MVA और इसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है X1 0.25 पर यूनिट। G2 गिवन है 100 MVA, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस है, और सब 15 किलो वोल्ट है। ठीक, ये 15 किलो वोल्ट बेस वोल्टेज, और ये भी X1 0.1 पर यूनिट और 15 किलो वोल्ट बेस वोल्टेज। L1 एंड L2 का जो रिएक्टेंस गिवन है वो 0.225 ओम पर किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन है कि इसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम बताना है 100 MVA पे, 100 MVA पे पॉजिटिव सीक्वेंस डायग्राम। और दूसरा पार्ट है कि
अगर 3 फेस फॉल्ट होता है तो फॉल्ट का MVA बताना है एट बस 3 नंबर पे शॉर्ट सर्किट MVA बताना है, मतलब 3 नंबर पॉइंट पे अगर फॉल्ट होता है तो वह उस पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट MVA कितना होगा। ठीक, तो ये लिंक्ड क्वेश्चन है 2011 का। ठीक, तो यहाँ पे हमको देखना है कि पहली चीज़ तो हमको पर यूनिट सबका निकालना पड़ेगा। जैसे बेस हमको क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन में बेस हमारे पास है 100 MVA और 15 किलो वोल्ट। ठीक, बेस कितना है 100 MVA 15 किलो वोल्ट। तो ये वाला जो जनरेटर है इसका बेस 100 MVA और 15 किलो वोल्ट है। तो एक चीज़ तो हमको पता है कि एक जनरेटर के लिए हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट में हमको चाहिए ना। तो पर यूनिट में हमेशा अगर बेसेस चेंज हो जाते हैं तो हमको पर यूनिट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि G2 का जो रिएक्टेंस होगा वो कितना होगा 0.1 x1 = 0.1 पर यूनिट। और G1 का क्या होगा, G1 का निकाल लेते हैं। तो G1 का भी है कितना, G1 का है 0.25 और मान लेते हैं इसका एक्चुअल ओम्स में कुछ रहा होगा G1 इन ओम्स। ठीक, और ये इसका MVA कितना था 250/15 का स्क्वायर। अब हमको बेस कितने पे कन्वर्ट करना है 100 पे। ठीक, तो इसका हमको पर यूनिट चाहिए, मतलब मान लो कि G1 पर यूनिट हमको चाहिए, लेकिन ये 100 बेस पे चाहिए। ठीक, ये चाहिए कितने पे 100 पे चाहिए। तो G1 पर यूनिट, तो x G1 इन ओम्स, ये 100/15 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीके हो सकते हैं, एक लॉन्गर मेथड, एक शॉर्टर मेथड। या तो यहाँ से हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लें, एक्चुअल वैल्यू जो कि ओम्स में आएगी वो निकाल लें, फिर यहाँ पे पुट कर दें। दूसरा तरीका कि जो कि ज़्यादा ईजियर है कि डायरेक्ट इन लोगों को डिवाइड कर देते हैं। तो x, इसको x मान लेते हैं, x पर यूनिट, तो x पर यूनिट 100 बेस पे, ठीक, अपॉन 0.25, इसको डिवाइड किए तो 100/15 का स्क्वायर आया और ये हो गया 250। तो x कितना आ गया 0.25 इंटू 100/250। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/250 आएगा। तो ये आ गया 0.1 पर यूनिट। ठीक, तो पहले वाले का भी 0.1 आया, इसका भी 0.1 आया। अब ट्रांसमिशन लाइन का निकाल लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन G1 G2 आ गया, ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा। तो पहली चीज़ तो हमको एक्चुअल ओम्स में निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो गिवन है वो 0.225 ओम्स पर किलोमीटर है। ठीक, तो इसको 10 किलोमीटर में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो L1 का जो कि 10 किलोमीटर का है उसका एक्चुअल कितना होगा 10 इंटू 0.225, तो आ गया ये 2.25 ओम्स इज इक्वल टू L2। ठीक, अब L1 L2 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको पर यूनिट में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल अपना फॉर्मूला है कि x L1 इन पर यूनिट। ठीक, एक्चुअल कितना है 225, तो 2.25, ठीक, इंटू बेस कितना है 100/15 का स्क्वायर, तो 2.25 इंटू 100/225। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 पर यूनिट आ जाएगा। ठीक,
तो L1 का रिएक्टेंस कितना आ गया 1 पर यूनिट, मतलब इसका 0.1, इसका 1, इसका 1 और इसका 0.1। ठीक, तो यही अपना डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम ऑप्शंस में गिवन है, वो बस हमको पहचानना है कि कैसे होगा। ठीक, तो पॉजिटिव सीक्वेंस निकालना था, तो ये पर यूनिट में 1 हो गया, ये 0.1 J, फिर इसके बाद है ये 0.1, फिर J1, फिर 0.3 J1, ये 0.2 और फिर उसके बाद J.1 और ये अल्टरनेटर, इसका EMF 1। ठीक, तो ये हो गया अपना रिएक्टेंस डायग्राम। पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट MVA हमको निकालना है और हमको बस 3 पे फॉल्ट हो रहा है, तो फॉल्ट बस 3 पे हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया ग्राउंड से कनेक्टेड। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों किससे आ गए, पैरेलल में आ गए। तो EMF देखते हैं, तो EMF 1। ठीक, इसका EMF इक्विवेलेंट कितना हुआ 1, पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहेगा, इसका टोटल कितना हो गया 1.1। ठीक, और 1.1 इधर भी, 1.1 इधर भी, तो 1.1/2, तो 0.55, तो ये हो गया 0.55 आ गया। ठीक, 0.55 आ गया रिएक्टेंस, और इसके बाद ये पॉइंट हो गया 3, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। ठीक, हमको फॉल्ट करंट चाहिए, तो फॉल्ट करंट के लिए 1/0.55 इंटू 100। फॉल्ट करंट मतलब अगर बेस MVA डायरेक्ट निकाल लेंगे तो फॉल्ट करंट कितना आ जाएगा, फॉल्ट करंट आ जाएगा 1.81 पर यूनिट, और शॉर्ट सर्किट MVA कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा IF इंटू बेस MVA। ठीक, तो ये 1.81 इंटू 100, तो 181 MVA आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन था, तो आई थिंक अब यही था, और इसके बाद हम लोग आगे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं फॉल्ट एनालिसिस के वो डिस्कस करेंगे। तो आज मैं 2 क्वेश्चन कराए और 3 क्वेश्चन मैंने बोला कि आप खुद से करिए, इससे कि आपका भी एक उसमें कनेक्ट रहे। और 3 क्वेश्चन आई होप कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ट्रबल करेगा। तो 3 क्वेश्चन के बाद आप लोग करने के बाद फिर कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं उसके साथ। थैंक यू।